ये जो वीडियो था सर, जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, मैं कह सकता हूँ वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का उसने टर्नओवर बताया था, जिसके उसने बाद में एक बड़े चैनल पे जाके प्रूफ भी दिए हैं कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, उस टर्नओवर में मेरा गवर्नमेंट को इतना जीएसटी जाता है, या मैंने ये कार खरीदी है, या मैंने ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये ज़िंदगी जीता हूँ। पर हम उसे कह सकते हैं वो एक सफल व्यक्ति है, तथ्यों के साथ सफल है, उसके पास सारे तथ्य, और हमने भी उसकी जांच पड़ताल कराई है। लेकिन उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना सफलता, हर व्यक्ति कैसे एक्सप्रेस करता है ये उसके ऊपर होता है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ लोग सर, तकरीबन लोग जो सफल होते हैं और जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो रियली वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि उस मोटिवेशन में कुछ वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नहीं तो जैसे यही, मैं रवि शर्मा का नाम ले लेता हूँ, आप नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिए, देखो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास ये गाड़ियां हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। हाँ, उसने ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां, हाँ, गाड़ियां दिखाई, चार्टर दिखाया। नहीं, चार्टर नहीं दिखाया, तो 2-3 गाड़ियां हैं उसके पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। सर हम सपने दिखाते हैं, मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेमोनेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है, और वो एक 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है। सर वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूं कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं एडीसीआई का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो, उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही जो अनऑथेंटिक थी। ये जो एमएलएम या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीजों को लेकर थे। अब सर वो तो मैं कहता हूँ तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत और सही का डिफरेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बात तो कर रहे हैं। लेकिन फिर आपने क्या, कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। और आपकी इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति का जो सफल है या जिसकी वीडियोज आते हैं वो मजाक के दृष्टिकोण से ही वायरल होते हैं। सर आप ये बताइए, आज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मजाक किसका नहीं उड़ाते? तो मजाक उड़ाना सर हमारी इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने होते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है, कोई घर बनाता है, तो वो वीडियो डालता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है, तो हम कहते हैं मजाक बनाते रहेंगे, हम जिंदगियाँ बनाते रहेंगे। सर ये बनाते रहें आगे भी मजाक, हम जिंदगियाँ बनाएंगे, मजाक बनाएं। ठीक है, ये आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने की अच्छी लाइन बोली। बट फिर मैं एक कॉमन आदमी का सवाल पूछता हूँ, एक आम इंसान जो आपको देख रहा है, गरीब आदमी जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, उससे मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? हमारी इंडस्ट्री में सर हवाबाजी, मैं कहता हूँ जो व्यक्ति अचीवमेंट लेता है सर, वो एक, मैं कई बार मिडिल क्लास बच्चा आता है, अपर मिडिल क्लास बच्चा आता है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी आता है, और वो भी एक अच्छा नेटवर्क बनाने में मेहनत करता है, दिन रात भागता है। सर यहाँ 1-1 महीना लोग घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, और उनका नेटवर्क बन जाता है। तो सर उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्किल्स तो उनके पास थी नहीं, ना स्टेज स्किल्स थी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो कई बार इमोशंस में कूद फान भी कर देता है, जोर से ताली बजा देता है, जो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बोल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो इसलिए सर क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी सफलता 5 साल में, 10 साल में मेहनत करके मैं प्राप्त कर लूंगा, या मेरे सपने जो टूट चुके थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रोक नहीं था, मैं गरीब था, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे। उस एक्साइटमेंट में वो बोल देता है, ये बात मैं भी मानता हूं कि उसके अंदर वो इमोशन आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर एक आप ला देना सर, एक चेक ला दे किसी का झूठा
कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ कि इसने ये बोला इसके पास नहीं है, जो वो बोल रहा है उसके पास है, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, थोड़ा हवाबाजी कर दी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मैं ये बन गया, ये बात मैं मानता हूँ। इसके लिए हमने भी गाइडलाइंस बनाई है। अब हम हर कंपनी को ठीक है, हमारे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किराया गाड़ी लेके हवाबाजी कर लेते हैं माहौल दिखाने के लिए, ऐसे लोग हमने देखे हैं, जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आम लोगों को लेकर, और इसलिए मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? आप कह रहे हो पिरामिड मॉडल नहीं है, फिर भी नए लोगों भर्ती होती है, और नए लोगों में सक्सेस रेट कितना है आपका? सर हमारे यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनी या दुनिया में मान लें अंबानी आज बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है, तो वो भी तो 1 लाख 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि सर सक्सेस क्या है, जितने वर्किंग हैंड ज़्यादा होंगे आपका काम करेंगे, और जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके बिजनेस में, लोग अपना अपना समय देंगे, जितना टैलेंट मल्टीप्लाई होगा, डेट इज कॉल्ड सक्सेस। तो टैलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, समय मल्टीप्लाई करने के लिए और वर्किंग हैंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे उत्पाद खरीदें, उन्हें पसंद करें, और सर बेचें ना, शेयर करें। अगर उत्पाद अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारी इंडस्ट्री को सेलिंग स्किल्स नहीं, सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता, शेयरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसी काम के लिए अंबानी अरबों खरबों की तनख्वाह बांटता है या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बांटता है। हमारी इंडस्ट्री में वो पैसा जो मीडिएटर्स का पैसा था, जो होलसेलर का पैसा था, स्टॉकिस्ट का पैसा था, रिटेलर का पैसा था, वो पैसा हम इन लोगों को दे देते उसी कंपनसेशन प्लान के अंदर, कि भाई वो पैसा जो हम दुनिया को दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे थे, वो हम आपको दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल मॉडल ये है, नए लोगों को भर्ती करना हमारा मॉडल नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग हुआ या MLM हुआ, इसमें प्रोडक्ट के बारे में हमने जितने वीडियोस देखे बड़ी कम बातें होती हैं। ज़्यादा बातें जो होती हैं वो मोटिवेशन की आती हैं, या मार्केटिंग पार्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट इसमें कहाँ रह जाता है? सर हमारी इंडस्ट्री का बेस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर मैं रीज़न बताता हूँ। आज आप किसी भी दुकान से, रिटेलर से कोई प्रोडक्ट लो और आपको अच्छा ना लगे, आप क्या करोगे? कंज्यूमर में जाकर उसकी कंप्लेन कर दोगे। एक आदमी ने कंप्लेन करी, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ता है कि अगर एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा नहीं बनाया, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया वो नहीं दिया, वो क्वालिटी नहीं दी, एक प्रोडक्ट खराब देने से एक बंदा बात करता है तो 10 लाख लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। तो हम तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंसर्न लोग हैं सर। हमारे प्रोडक्ट आप भी यूज़ करके देखना। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादातर पूरे अपर क्लास के लोग यूज़ करते हैं, हाई क्लास के लोग यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एम्बे के प्रोडक्ट आप देखोगे तो हर बड़े घर में मिलेंगे, उनका न्यूट्रलाइट आपको हर घर में मिलेगा, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट आपको हर बड़े घर में मिलेंगे, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको हर घर में मिलेंगे। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनियां, तभी चल पाएंगी सर, क्योंकि हमारा तो रिश्तेदार के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है, उसको प्रोडक्ट देना है। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो कल डंडा लेके भागेगा, भाई मेरे को पागल बना दिया, तो हमारे साथ काम कौन करेगा सर? हम तो 100% लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। फिर लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये आम लोगों के लिए टिकाऊ मॉडल है? 100% सर टिकाऊ मॉडल है। आज इसके अंदर एजुकेटेड लोग आ रहे हैं सर, पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे, जो 25-30 हज़ार की। तो इसलिए आ रहे हो कि बीटेक एमटेक वाले सब बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में, उनको नौकरी नहीं मिलती कहीं तो ये अच्छी बात है ना सर, हम रोजगार दे रहे हैं। आप ये बात तो आज आप भी मान गए ना, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री भारत के अंदर। अब आप इंस्टेंट ऑफर दिखा रहे हैं कि एक इंस्टेंट सपना कि आप आइए यहाँ हमारे साथ काम कीजिए, देखिए फलाना आदमी करोड़पति बन गया, तब आप भी बन जाएंगे। नहीं देखो सर, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से रिलेट करना पड़ता है। आज शाहरुख खान को देख के पूरी बहुत लोगों ने मेहनत करी, और शाहरुख खान तो नहीं बन पाए, पर उस कहीं ना कहीं आसपास पहुंचे, और सब नहीं बन पाए पर कुछ तो बने। दुनिया में आइडल तो सर किसी ना किसी को बनाना पड़ता है कि इस मॉडल में काम करके ये व्यक्ति बड़ा बना। तेंदुलकर को फॉलो करके दुनिया ने क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है, सेल्फ स्टोरी में, कि भाई मैं तेंदुलकर को फॉलो करता था। हम भी वो मॉडल दिखाते हैं कि देखो ये आदमी बड़ा बना, ये भी आपके जैसे परिवार से था, ऐसी गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन आज देखो ये इतने लाख रुपए महीना कमाता है, इसने ये गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो वो हम दिखाते हैं, उसी से तो आदमी रिलेट करता है यार, कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर हम झूठा सपना नहीं दिखाते और सपनों के एवज में 1 रुपया किसी से नहीं लेते। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा होता है? सर हमारा जो भी, क्योंकि ये एलिगेशन भी जितना हमने पढ़ा लिखा समझा जाना, उसमें होता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा होता है, और दबाव होता है जो नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते, उसका रीज़न यही होता है कि प्रोडक्ट महंगा होता है। वो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, बेचने में उनकी हालत ख़राब होती है। देखिए सर, हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट, जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, या कोई मसाले हो गए, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। आप पक्का रिसर्च करना हमारे पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे सब सिमिलर प्राइस के हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस है उससे सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं।
कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर R&D बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो डेमो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको सिर्फ आप बात करके नहीं बेच सकते। नीचे वाला आदमी यही जो फेलर का आरोप लगता है उसी बात को लेकर लगता है कि जो नीचे वाला आदमी है जो जुड़ गया वो बेच ही नहीं पा रहा फिर सर, इसलिए वो फेल हो गया। नीचे ऊपर पे जोर ना दे, यहाँ नीचे ऊपर का बिजनेस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं नए आदमी की बात कर रहा हूँ, जो नया आदमी आया जिसको आपने कहा कि ये धंधा ये सामान बेचाओ, अब वो नहीं बेच पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है ये महंगा हो गया है और उसे समस्याएं आ रही हैं बेचने में। उसे उसलिए आती है सर क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा कि ये क्यों महंगा है, भाई अगर ये पेस्ट है तो महंगा क्यों है, ये प्रोडक्ट है ये प्रोटीन है तो महंगा क्यों, आखिर इसमें क्या डला है। सर आप समझते हैं कि प्रोटीन 40% भी डलता है प्रोटीन के डिब्बे में, 80% भी डलता है। 80% प्रोटीन वाला डिब्बा महंगा होगा, 40% वाला कम होगा। अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट भी आता है और उसमें से KSM 66 निकल के आता है। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा लेंगे वो सस्ती होगी, KSM वाली लेंगे तो महंगी होगी। हल्दी आप नॉर्मल लेंगे तो सस्ती होगी, जिसमें कुरकुमिन का परसेंटेज 2% है, और एक हल्दी है जिसमें परसेंट 18% है तो महंगी होगी। वो उसे बताना पड़ेगा। देखिए सर यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रोडक्ट डेमो करने पड़ते हैं, तब एक आम कंज्यूमर समझता है हाँ यार ये चीज़ महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें ये डला हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आयुर्वेद की कंपनियां हों या नॉर्मल जो हम सामान खरीदते हैं साबुन तेल शैम्पू, वो हमारे बाप दादा भी यूज़ कर रहे थे। उन कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, FCCI उनको देखती है। हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग फिर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया है, FSSAI हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। आप यूज़ कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना एक पॉडकास्ट कि यार मज़ा नहीं आया। किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे सर। भारत में कौन कौन से डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं? सर एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, RCM है, शॉपनेट है, दारजुब है। RCM रवि शर्मा वाली? हाँ 25 साल पुरानी है सर, अच्छी कंपनी है। उसकी सर उसकी तो मैं आपको बताऊं बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है। उस कंपनी ने इतनी रिसर्च करी हुई है, अगर बाजार में साबुन 50 की है तो उसकी 35 रुपए की है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। आप भी कह रहे हो उसका प्रोडक्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। अब जैसे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे महंगे प्रोडक्ट है, 100% महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा पेस्ट जिसने भी कर लिया उसने कम से कम पूरी जीवन दूसरा पेस्ट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमारा पेस्ट महंगा है। लेकिन जब क्यों महंगा है, उसमें कितना लौंग का तेल है, कितना हमने डाला है, दांतों को क्या देता है, ये हम प्रूफ करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अब देखो आपकी एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो, आदमी को कन्विंस करना आता। आप मुझको भी कोशिश कर रहे हो कि अपने कन्विंस वाले जाल में रख लो, लेकिन मैं क्योंकि हूँ पत्रकार तो फिर पूछता हूँ एक आम आदमी सवाल कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। इस देश में इतनी गरीबी है, फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने क्या ज़रूरत थी? वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आते, उनके पास तो और रिसोर्सेज थे, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, तो वो धंधे क्यों नहीं हाथ लगाए? वो अपना क्यों अलग सामान बेच रहे हैं? देखिए सर, अगर हमारी अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर ऑल है, आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट के डेमो करने पड़ेंगे। आज इस गांव जाना है, कल उस गांव जाना है। अगर किसी में इतनी हिम्मत इतनी जील है तो आके काम करे। देखिए सर, हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता, हर आदमी टीचर नहीं बनता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं बनता। हर व्यक्ति के ड्रीमर हर व्यक्ति नहीं होता। जो ड्रीमर हो और उसको इम्प्लीमेंट करे, वो मेहनत करे, वो जज्बा जिसके अंदर हो। सर हम भी अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, हम खुद कहते हैं नहीं करते, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ भी काम नहीं करते। प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, महीना 2 महीना हमारे ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे, फिर बोले हमारे बस की नहीं है। क्योंकि सर रातों को जागना, धूप में जलना, सर्दी में ठिठुर के काम करना, घर छोड़ के घर से दूर रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो सभी अमीर बन जाएंगे सर, तो फिर अमीर बनने वाले की क्या वैल्यू रहेगी? तो कैसे भरोसा करें कि आपका सामान सही है? मान लो आप गांव में आप गए, तो यूज करने में तो खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, 2-4 बार लेना पड़ेगा। आप एक बार में पता महंगा है, आप 100 रुपए वाला 500 में दे रहे हो, हम क्या ही यूज करें? एक बार में पता चल जाता है सर, यूज करके पता चल जाता है। अब मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सर, किसान से ज़्यादा ऑनेस्ट तो कोई नहीं है। आज इतने चैनल पड़े, जैसे सोशल मीडिया पे मीम्स बन सकती हैं, इतनी वायरल हो सकती हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल हैं सर। तो मतलब मैं उनकी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो हेल्थ वेलनेस पे काम कर रही हैं, और भी हमारे सर्विस पे भी काम करती है हमारी कंपनियां नॉर्मल होम केयर पे भी काम करती है, हमारी कंपनी स्किन केयर पे भी काम करती है। मैं बताता हूँ, अगर देखिए इसका मॉडल क्या है कि हम आके आपको प्रोडक्ट देंगे, आप यूजर नहीं, मैं एक रैंडम इंसान कह रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना चाहता जो नहीं, ज्वाइन तो मुझे जिसने प्रोडक्ट लिया वो मेरे से अपने आप ही जुड़ गया।
अब उसे काम करना नहीं करना वो उसकी चॉइस है। बहुत से लोग हैं सर, जैसे बहुत सारे जैसे सरकारी जॉब में होते हैं, वो नहीं करते काम, वो कहते थे कि यार हम तो बढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे यूज़ करेंगे, बात खत्म, हम प्रचार नहीं करेंगे। अब जो प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रचार ही नहीं करेगा, रिजल्ट शेयर नहीं करेगा। तो मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, अब मैं आपसे जुड़ गया, अब यहां से आगे मेरा काम कैसे बढ़ेगा? आपका काम, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, उस प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको यूजेस किए हैं उसको शेयरिंग करेंगे अपना एक्सपीरियंस, अगर वो लोग भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपके नेटवर्क में शामिल होंगे तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट लेके ही अगर आपने आगे प्रमोट नहीं किया, सब खत्म। और कोई कमिटमेंट कंपनी नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अंदर साफ साफ है। आज 11 स्टेट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, 11 स्टेट ने हमारे रूल्स निकाले हैं। हर स्टेट हमें वॉच करता है कि ये कंपनी कैसे काम करती है। आप ये कमिटमेंट ही नहीं कर सकते कि इतना लगा इतना मिलेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियां करती हैं जो क्रिप्टो पे काम कर रही हैं। मैं तो सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम तो 25-25 साल पुरानी कंपनी हैं जिनकी चीज़ें चलो मीम बन गया, लेकिन आप इतने जिम्मेदार चैनल हो, आप ये देखो कि क्रिप्टो का खेल कर करके, ये मॉडल पिरामिड मॉडल यूज़ कर करके आज कोई दुबई मलेशिया बैठे कम से कम देश के 50-50 हज़ार करोड़ रुपए लूट के, उनके बारे में भी तो बात किया करो सर। कभी अच्छा लगेगा हमें भी कि वो लोग जिन्होंने पूरा देश ही लूट लिया, गरीब आदमी ने ज़मीन मकान दुकान सब बेच के पैसा लगाया कि तुझे 3 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 6 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 12 महीने में डबल मिलेगा, और सब आज दुबई में कोई 1 लाख करोड़ का मालिक है, कोई 50,000 करोड़ का मालिक है। ऐसी ऐसी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं। वो है सर अनइथिकल। वो मॉडल नाम लेते हैं MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने हमें बदनाम कर रखा है। हम तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेस इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। विदाउट प्रोडक्ट सेल आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई कमिटमेंट। मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, मैंने 2 आदमी को बेच दिया, उसने 2 आदमी को और बेच दिया, फिर उसने 2 आदमी को और बेच दिया, मेरा इसमें क्या मुनाफा है? वो एक मॉडल होता है सर, मैथमेटिकली, वही समझना चाह रहा हूं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन रेमिनेशन मॉडल होता है कि आपने 2 को बेचा, मान लो आपका 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट था, मान लो 10,000 20,000 का माल आपने बेचा तो आपको 1,000 रुपये कंपनसेशन में मिलेंगे। 40,000 का माल आपके नीचे मिला तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। 60,000 का माल बिका तो 3,000। हर कंपनी का अलग अलग मैथमेटिकली कैलकुलेटिव मॉडल। 10,000 का सामान बेचा, अब मेरे को 1,000 मिला, फिर जिसको मैंने 10,000 का बेचा था उसने नीचे 10,000 का बेचा, उसमें भी मेरा कमीशन होगा? उसमें भी आपका कमीशन होगा। ये तो पिरामिड ही होगा ना, जिसको पिरामिड कब होता है सर? पिरामिड फिर मैं बता रहा हूँ सर, जहां 100% कंप्लीशन मनी रोटेशन होता है कि 2 लोग आए, फिर 4 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए, 64 आए, और वो जब बढ़ता चला जाता है उसे पिरामिड कहते हैं, वो क्रैश हो जाता है। सर पिरामिड मॉडल 25 साल, 48 साल, 30 साल, 40 साल चलते हैं। एमवे 60 साल पुरानी, हर्बल लाइफ आज 40 साल पुरानी कंपनी है, एमवे 60 साल। पिरामिड तो क्रैश हो जाता है ना सर, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, लास्ट स्टेज की लाइफ। पिरामिड मॉडल नहीं होता सर। हमारा प्लान का जो कंपनसेशन मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पिरामिड नहीं होता। वहां सेलिंग पे पैसा आता है। लेकिन जिसने सबसे पहले खरीदा होगा वो मजे में रहेगा, जिसकी ज्यादा टीम होगी सर, जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा। पहले और बाद का नहीं है। कोई पहले आया, उसने काम ही नहीं किया सर, मैं पहले आया। नहीं, पहले मतलब जैसे जिस आदमी ने पहले बनाया, आप मेरे नए गांव में आए तो उस गांव में जो पहला आदमी खरीद लिया, उसके बाद जितने खरीदते जा रहे हैं, कुछ नहीं बनेगा उस पहले आदमी का, कुछ नहीं बनेगा। वो पहला आदमी 1 रुपया नहीं कमाएगा, और जो उसके 2 साल बाद उसी के नेटवर्क में आया वो पैसे बनाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पे पूरे पे काम करना पड़ता है। ना कि ये कि मेरे नीचे आप आ गए तो आप पैसे कमा लोगे, आपके नीचे ये आ गए तो ये पैसे कमा लेंगे। नहीं, वो एक मॉडल है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको पूरे को आपको पीवी डालने पड़ेंगे, पूरा टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पहले आया, मैं टर्नओवर कुछ नहीं क्रिएट किया, कम आपके प्रोडक्ट नहीं बेच पाया। आखिरी में आया, वो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 5 करोड़ का कर रहा है, तो जो आखिरी वाला वो कमाएगा सर, पहले वाला नहीं कमाएगा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कानून कितने सख्त हैं और इसमें वायलेशन को है? सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सर, भारत में हमारी इंडस्ट्री एकलौती इंडस्ट्री है। हमें बड़ा दुख होता है जब अपने बारे में ब्रीफ करना पड़ता है, पर थैंक यू सो मच टू यू कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, और करोड़ों लोगों को आपको धन्यवाद मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। बताओ क्यों सर? हम एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल इथिकल है, 100% GST पेयर है। हम 1 रुपया कैश में काम नहीं होता हमारे यहाँ। कोई कमीशन जाता है तो TDS कट के जाता है, 100% वाइट इनकम हम लोगों को देते हैं। एक बात। दूसरा, हम पहली इंडस्ट्री जो सरकार के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें रूल्स दे दो प्लीज, हमें रूल्स दे दो प्लीज। सारी इंडस्ट्री रूल्स ब्रेक करती है, हमारी इंडस्ट्री रूल्स मांग के लाई थी सर। 2016 में हम गाइडलाइंस लाई, जाके हजारों बार संवाद किया है गवर्नमेंट के साथ, 21 में संवाद किया, फिर हमें मिले रूल्स, फिर अब सभी स्टेट हमें रूल्स बना रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी? जिसने खुद रूल्स बनवाए। कोई वायलेशन का उदाहरण है कि आपके यहाँ वायलेशन हुआ है? कभी किसी पर एक्शन हुआ जब रूल्स बने उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है, जिन्होंने कुछ मिसकमिटमेंट किया या कुछ ऐसा बोला, एक रिपोर्ट हुई तो वायलेशन पे एक्शन लिया। उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि ये नहीं करना, इस कंपनी को ये नहीं करना। उन कंपनी को एकदम नोटिस किया। जैसे एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं,
आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखो सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहाँ भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हम पे, हर्बल लाइफ, वेस्टीज पर हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई, RCM 30-25 साल पुरानी हो गई, मोदी केयर 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके, हम क्यों नहीं भाग रहे सर? जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड सेक्टर में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, MLM के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पर ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज़्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ 2 नंबर का काम होता है, जहाँ 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, वो उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता था, बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। 8% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है, और आपको कोई भी वादा नहीं करना है। तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गांव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं? अब सर सूट बूट में देखिए, आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है, क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या फटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टू बी ए सूटेड बूटेड, एक अच्छी ग्रूम रहो और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे, तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहाँ से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती हैं, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर MBBS डॉक्टर, IITians, इंजीनियर्स, MBA करे हुए, IM, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं।
तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज़्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। सच्चाई बात ये कि गरीब आदमी बड़ा बनता है ना, उसकी हजम नहीं हो रही वो तरक्की, किसी को कोई हजम नहीं कर पा रहा कि यार ये 30 साल में एक लेडीज़ ने काम करना शुरू किया, इस वुमेन ने, और ये आज गाड़ी BMW लेके घूम रही है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और लेकिन दूसरों की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे, ये बना रहे हैं हमारे पर मीम्स, ये बनाते हैं हमारी मजाक। अगर सर ये मजाक और मीम्स है तो कल आप बोलो कि संजीव जी आप मेरे को डाटा भेजो कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन आदमी क्या करता था, कितना पढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था और आज क्या मेंटेन कर रहा है ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करके, तो मैं सर आपको कम से कम 20,000 लोगों का डाटा भेजूंगा जो करोड़पति बने हैं और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके सपने मर चुके थे, जिनको कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। सर ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते, क्योंकि सर यहाँ वो लोग बड़े बने हैं जिन लोगों के पास झोपड़ी थी सर, उन्होंने मेहनत करी है। और सर इतना मेहनत का काम है शुभंकर सर, ये इतना मेहनत का काम है कि आप कहते हो ना लोग छोड़ देते हैं, होती नहीं सर। दिन में 20-20 घरों में जाना, 20-20 घरों में जाके डेमो करना, लगातार जाना, अपने घर से दूर रहना। अच्छा दुनिया मना करती है, नहीं जी ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, फिर उन्हें मनाना, फिर जाना, फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उसे ट्रेंड करना। उस नेटवर्क में ऐसा थोड़ी है कि वो उसके साथ जो लोग हैं वो ट्रेंड है, फिर उनको रात भर बैठ के काम सिखाना, फिर उनके नेटवर्क को काम सिखाना। बहुत हार्ड वर्क है सर, डायरेक्ट सेलिंग बहुत हार्ड वर्क है। तब लोग यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी गाड़ी ले नहीं सकता, ये आदमी इतना पैसा कमा ही नहीं सकता। मैं तो इसको बैकग्राउंड से जानता हूँ, इसके साथ बचपन में कंचे खेला हूँ, मैं तो गिल्ली डंडा खेला हूँ, इसके पास तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है, इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, टांग पकड़ के खींचते नहीं है, गिराते नहीं है, किसी को रोकते नहीं है। सब कहते हैं चल तू भी मेहनत कर, मैं भी करता हूँ, चल अपन तू इधर चल मैं इधर चलता हूँ, चल हम सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेटवर्क बनता है, तब जाके लोग पैसा कमाते हैं। असली वो है जो कहता है भाई प्रोडक्ट बेचोगे, टर्नओवर दोगे कंपनी को, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। गाइडलाइंस रूल्स जो भारत सरकार के पूरा फॉलो कर रही है वो 100% असली है और वहाँ 100% कैरियर है। और ये 60 साल से प्रूवन है और भारत में भी आज 29 साल हो गई, 29 साल से कंपनियों ने कैरियर बना रही है लोगों के। पर प्रोडक्ट वो दो जो मैं घर में यूज कर सकूं, वर्थेबल हो, यूजेबल हो और रियली उसकी मुझे जरूरत हो। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा, कोई भी वादा नहीं होना चाहिए कि इतना करेगा, मेहनत करेगा, टर्नओवर देगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा आएगा। और अगर प्रोडक्ट सेल हुए बिना पैसा आ रहा है, 100% स्कैम है सर, 100% स्कैम है। दुगने का वादा, 4% ब्याज मिलेगा हर महीने, 3% ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, 100% स्कैम है। अगर ये चीज़ लोग ध्यान रखें तो ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, वो कामयाब होना हो लेकिन उनका पैसा डूबने का 0% चांस होगा। डायरेक्ट सेलिंग में भारत कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पे सर, अमेरिका पहले स्थान पे। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, $40 बिलियन का, शुभंकर सर $40 बिलियन का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, इसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है, चाइना में तकरीबन मेरे ख्याल 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जर्मनी में 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, वही बड़ी बात है। बस ये अच्छा बुरा लोग समझ जाएंगे तो हमारा भी एक दिन 2-3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा इंडस्ट्री का, ये जरूर ऐसा दिन आएगा। लेकिन आज हमारा 11वां स्थान है। देश डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करेगा। मैं नहीं कहता बेरोजगार मिटा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सहयोग बहुत करेंगे, क्योंकि 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है सर, चाहे जीएसटी हो, चाहे टैक्स हो, चाहे व्हाइट की इनकम हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो। हमारे भारत में सर 45% वुमेन है यहाँ पर। हमने वुमेन्स डे किया था 8 मार्च को, जिसमें 2 सीएम ने अपना हमें आशीर्वाद दे के गए थे। अब आप समझे 2 सीएम देश के आए, वो भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और भी उससे पिछले किया था तो कंज्यूमर मिनिस्टर आए, क्योंकि इन्होंने बनाए हमारे लिए रूल, ये भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो उनका भी ये उम्मीद है कि 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को ये इंडस्ट्री सहयोग करे और भारत में बेरोजगारी दूर करने में एक छोटा मोटा रोल जरूर निभाए। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी स्किल सीखी जा सकती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल्स, 3 चीज़ें तो हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करेगा, वो ना नेटवर्क बना पाएगा, ना लीडरशिप क्रिएट कर पाएगा, ना नेटवर्क चला पाएगा। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को चलाना तो एक आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स, सेल्स स्किल्स, कहीं जाना, बार बार जाना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, बिलीव दिलाना,
उसको कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। एक रो बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाता है ना सर, यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो खरीदना है बस, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सेलर बन गया, नाम का हो गया डायरेक्ट सेलर। पर विदाउट एजुकेशन तो किसी से बात भी नहीं कर सकता, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम उसको सिखाते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे। इंसान, प्रोडक्ट पहले, उसके बाद इंसान, दोनों बराबर बराबर सर। अगर मतलब अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ये बात मान रहा हूँ मैं आपकी। अगर कोई अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सेल्स स्किल अच्छी है, तो बेच देगा।